महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में महापे इलाके में 6 मई 2017 को एक नाले से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। जो भी व्यक्ति वहां से गुजर रहा था वो उस स्मेल को फील कर रहा था। आसपास के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। उस नाले में जब ध्यान से देखा जाता है तो मालूम चलता है कि एक बड़ा सा प्लास्टिक का बैग उसमें पड़ा हुआ है, जहां से बॉडी डिकम्पोज होने की स्मेल आ रही है। वहां पर खड़े लोग पुलिस को कॉल करते हैं। कुछ देर बाद मुंबई पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। उस नाले से उस बैग को बाहर निकाला जाता है और जब उस बैग को खोला जाता है तो वहां खड़े सभी व्यक्तियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस पॉलिथीन बैग के अंदर एक शरीर का कटा हुआ हिस्सा था। इस शरीर के ना तो पैर थे, ना ही दोनों हाथ थे और ना ही उस बॉडी पर उसका सिर था। केवल उसके धड़ को उस पॉलिथीन बैग में डालकर वहां पर फेंका गया था। उसके साथ कोई भी आईडी प्रूफ या कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे इस बॉडी को आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन पुलिस नोटिस करती है कि उस धड़ पर कंधे के पास एक गणेश जी का टैटू बना हुआ था। तो यहां से पुलिस को इतना तो क्लियर हो जाता है कि यह लड़की हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती है और साथ ही यह मुंबई की ही रहने वाली है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मुंबई में जो गणेश जी है उनकी बहुत ज्यादा पूजा की जाती है। काफी लोग उधर इसको मानते हैं और इनके टैटू भी बनवाते हैं। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये लड़की कौन है और इतने निर्मम तरीके से इसकी हत्या किसने की। तो चलिए आज के इस वीडियो में मुंबई के दर्दनाक हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। पुलिस सबसे पहले उसी नाले में एक सर्च ऑपरेशन चलाती है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि अगर किसी लड़की का धड़ यहां से मिला है तो बॉडी के बाकी पार्ट भी इसी नाले से मिल सकते हैं। लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी उस नाले से शरीर का दूसरा कोई भी हिस्सा पुलिस को नहीं मिलता है। पुलिस इस धड़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही इसकी बॉडी पर जो गणेश जी का टैटू मिला था उसके फोटोग्राफ्स ले लेती है और जिस कपड़े में लपेटकर इसको फेंका गया था उसके भी फोटोग्राफ्स लेकर अगले दिन के अखबार में प्रिंट करा देती है, क्योंकि पुलिस के पास और कोई तरीका था ही नहीं कि इस बॉडी की शिनाख्त की जा सके। अगले दिन यानी कि 7 मई 2017 के अखबार में ये न्यूज फैल जाती है। देखते ही देखते महाराष्ट्र मुंबई में ये खबर आग की तरह फैलती है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। 7 तारीख का दिन बीत जाता है, 8 मई का दिन पूरा बीत जाता है, लेकिन कोई भी इस बॉडी को क्लेम करने के लिए नहीं आता है। साथ ही पुलिस आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उसमें मिसिंग कंप्लेंट का डाटा भी चेक कर रही थी कि क्या पिछले 4 दिनों में कोई भी मिसिंग कंप्लेंट किया है। 72 घंटों में किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। अब दिन आ जाता है 9 मई 2017 का, जब पुलिस स्टेशन में कविता डूडे और गणेश डूडे नाम के 2 लोग आते हैं और पुलिस को कहते हैं कि अखबार में जो आर्टिकल प्रिंट हुआ था वो उसी के बारे में पूछने के लिए आए हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि उनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम प्रियंका डूडे है और वह 5 मई 2017 से लापता है और उसके कंधे पर भी बिल्कुल ऐसा ही गणेश जी का टैटू बना हुआ था। पुलिस यहाँ पर उन दोनों को वो डेड बॉडी का हिस्सा दिखाती है, साथ ही वह कपड़े भी दिखाती है जिसमें वो डेड बॉडी लपेटकर फेंकी गई थी। उन कपड़ों के आधार पर कविता डूडेड और गणेश डूडे उस लड़की को पहचान लेते हैं और पुलिस को कहते हैं कि उनकी छोटी बहन प्रियंका डूडे ही है। कविता डूडेड और गणेश डूडे पुलिस को यह बताते हैं कि एक हफ्ता पहले यानी कि 30 अप्रैल 2017 को ही उन्होंने अपनी छोटी बहन की शादी की थी और उसकी शादी सिद्धेश गौरव नाम के एक लड़के से हुई। बेसिकली यह लव मैरिज थी और अर्ली में अपने ससुराल में रह रही थी। शादी के 2 दिन बाद जब प्रियंका अपने घर वापस आई तो उसने अपने भाई गणेश और बहन कविता को बताया कि उसके ससुराल वाले उसे मारते पीटते हैं। उनका व्यवहार सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वह वापस अपने ससुराल चली जाती है। 4 तारीख को दिन में प्रियंका ने अपनी बहन कविता से बात की थी, लेकिन 5 तारीख से उससे बात होना बंद हो गया था। जब 6 तारीख को कविता ने प्रियंका के पति सिद्धेश को फोन करके पूछा तो वो कुछ सही से जवाब भी नहीं दे रहा था। इसलिए जो कविता और गणेश है वह कह रहे थे कि उनका पूरा शक प्रियंका के ससुराल वालों की तरफ ही है। अब पुलिस इस बात को समझते हुए प्रियंका के जो ससुराल है वहां पर पहुंच जाती है। वहां जाकर उसके पति सिद्धेश से, ससुर और सास माधुरी से बातचीत की जाती है। लेकिन उनकी बातों से पुलिस को ऐसा लग रहा था कि इस केस में कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वह पुलिस को बताते हैं कि वह भी अपनी बहू के गायब होने से परेशान है। उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवा रखी है। पुलिस क्रॉस चेक करती है तो यह सब कुछ सच पाया जाता है, यानी कि जो कविता और गणेश ने पुलिस को बताया था उसके अनुसार पुलिस को प्रियंका के ससुराल वालों पर कोई भी शक नहीं हो रहा था।
अब क्योंकि पुलिस को इस केस में कोई खास लीड नहीं मिल रही थी, इसलिए पुलिस यहां पर प्रियंका डूडे और साथ ही उसके पति सिद्धेश गौरव के जो बैकग्राउंड है उसको खंगालना शुरू कर देती है। पुलिस को मालूम चलता है कि प्रियंका डूडे के माता पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। उसके बड़े भाई गणेश डूडे और बड़ी बहन कविता डूडे ने ही प्रियंका का पालन पोषण किया था। वह उसे कॉलेज में पढ़ा रहे थे और 3 साल पहले यानी कि 2014 में प्रियंका की मुलाकात सिद्धेश से हुई थी। कॉलेज में इन दोनों में प्यार हो जाता है और यह प्यार बहुत जल्दी परवान चढ़ जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, जिस तरह से पति पत्नी रहते हैं। इनके बीच में फिजिकल रिलेशंस भी बन गए थे और ऐसे ही चलते चलते यह दोनों शादी करने का प्लान बनाते हैं। प्रियंका और सिद्धेश दोनों ही अपने घर में इस रिश्ते के बारे में बताते हैं। यहाँ पर जो प्रियंका के बड़े भाई गणेश और बड़ी बहन कविता है वह तो मान जाते हैं, लेकिन सिद्धेश के घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानते हैं, क्योंकि सिद्धेश के पिता पीडब्ल्यूडी में सरकारी नौकरी करते थे। साथ ही वह पैसे से भी काफी संपन्न थे, तो प्रियंका उनको अपने लिए एक सही बहू नहीं लगी। साथ ही यहाँ पर सिद्धेश की जो माँ थी जिसका नाम माधुरी था, उसने तो साफ साफ इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसने सिद्धेश के लिए कोई और लड़की पसंद कर रखी थी। अब ये वाकया होने के बाद जो सिद्धेश है वह प्रियंका से थोड़ी दूरियां बना लेता है, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसके घर वाले कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। अब वो प्रियंका से बहुत ज्यादा बात नहीं करता था, उससे बहुत ज्यादा मिलता नहीं था, और यह बात कहीं ना कहीं प्रियंका भी समझ चुकी थी। और एक दिन वो सिद्धेश को मिलने के लिए बुलाती है। वह कहती है कि तुम्हारे माता पिता तो इस शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, चलो हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। जब एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे घर वालों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन सिद्धेश यहाँ पर प्रियंका से शादी करने से साफ साफ इनकार कर देता है। अब यहाँ पर प्रियंका जो है वो काफी घबरा जाती है और घबराहट में वो सिद्धेश से कहती है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तुमने मेरे साथ कई सालों तक फिजिकल रिलेशन भी बनाए हैं। अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे ऊपर फॉल्स केस लगवा के तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। अब प्रियंका की ऐसी बातों से जो सिद्धेश है वह काफी डर गया। उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन उसने प्रियंका से कहा कि तुम्हें मेरी माँ से जाकर बात करनी होगी। और अगले दिन जो प्रियंका है वह सिद्धेश के घर उसकी माँ से बात करने के लिए चली जाती है। लेकिन वहां पर प्रियंका के साथ बहुत ही गलत होता है। दरअसल सिद्धेश की माँ प्रियंका के साथ मारपीट करती है और उसे मारपीट करने के बाद घर से भगा दिया जाता है। प्रियंका वापस अपने घर आती है, सारी बातें अपनी बड़ी बहन कविता और भाई गणेश को बताती हैं कि इस तरह से सिद्धेश के घर वालों ने मेरे साथ मारपीट की है और वह शादी से भी इनकार कर रहे हैं। अब इसके चलते जो प्रियंका है और उसकी बहन कविता और भाई गणेश तीनों नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उनकी रिपोर्ट लिखवा देते हैं। जब इस बारे में सिद्धेश के पिता को मालूम चलता है तो वह भागते हुए पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वह प्रियंका और उसके भाई और बहन को समझाते हैं और शादी का वादा करा के उस केस को वापस ले लेते हैं। सिद्धेश के पिता प्रियंका से कहते हैं कि वह खुद उन दोनों की शादी कराएंगे। हालांकि प्रियंका की बड़ी बहन कविता और बड़ा भाई गणेश उसको इस बात के लिए मना कर रहे थे कि वह शादी ना करें, क्योंकि जब शादी से पहले ही सिद्धेश के घर वालों का व्यवहार कुछ ऐसा है तो शादी के बाद कैसा होगा। लेकिन प्रियंका नहीं मानती है, वह सिद्धेश से शादी करने की जिद पर अड़ी रहती है और इसी के चलते 30 अप्रैल 2017 को एक मंदिर में सिद्धेश और प्रियंका की शादी कर दी जाती है। इस शादी में सिद्धेश के घर वाले और प्रियंका के घर वाले मौजूद थे और कुछ करीबी यार दोस्त मौजूद थे। उसके अलावा कोई भी नहीं था। अब जो प्रियंका है वो अपने ससुराल चली जाती है। 2 दिन बाद यानी कि 2 मई 2017 को वो वापस अपने घर आती है। वो रोते बिलखते हुए अपनी बहन को बताती है कि उसके साथ ससुराल में बहुत मारपीट की गई। सिद्धेश भी उसका साथ नहीं दे रहा है और वह किस तरह से अपना जीवन बिताएगी उसे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर भी प्रियंका की बहन कविता कहती है कि तुम वापस मत जाओ और तुम यहाँ पर पुलिस का सहारा लो, लेकिन प्रियंका नहीं मानती और वह फिर से 3 मई 2017 को वापस अपने ससुराल चली जाती है। उसके बाद दिन आ जाता है 4 मई 2017। दिन में जो प्रियंका है उसने अपनी बहन कविता से बात की थी, लेकिन उसके बाद से उसका फोन आना बंद हो गया था। और जब कविता ने इस बारे में सिद्धेश से पूछा तो सिद्धेश सही से जवाब नहीं दे रहा था। और उसके बाद जो कविता और गणेश है वह अखबार में आर्टिकल देखकर पुलिस के पास आई। अब यह पूरा वाक्य सुनने के बाद पुलिस को इतना तो यकीन हो गया था कि प्रियंका डूडे की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं उसके ससुराल वालों का ही हाथ है, लेकिन पुलिस को किसी भी तरह से एविडेंस जुटाने थे। अब पुलिस यहाँ पर सिद्धेश उसके पिता और उसकी माता माधुरी के कॉल डिटेल्स चेक करती है।
यहाँ पर उन्हें उसके पिता और सिद्धेश की कॉल डिटेल्स में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन सिद्धेश की मां माधुरी की कॉल डिटेल में एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर उसने अभी अभी 3-4 दिन पहले बात करना शुरू किया था। पुलिस अंधेरे में तीर चलाते हुए उस नंबर की जानकारी निकालती है तो मालूम चलता है कि वह नंबर किसी दुर्गेश नाम के व्यक्ति का था। पुलिस यहाँ पर दुर्गेश को बिना देरी के उठा लेती है। जब थोड़ा सख्ती से उसके साथ पूछताछ की जाती है तो वह टूट जाता है और वो पुलिस को कहता है कि प्रियंका के ससुराल वालों के साथ मिलकर मैंने ही प्रियंका की हत्या की है। अब ये जो दुर्गेश नाम का व्यक्ति था, इसके पहले भी कई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे थे जिसके आधार पर पुलिस ने इसको उठाया था, लेकिन इसने पूरा सच चुगल दिया। अब पुलिस बिना देरी किए यहाँ पर प्रियंका के ससुराल वालों को उठा लेती है, जिसमें उसका पति सिद्धेश, उसका ससुर और उसकी सास माधुरी शामिल। और यहाँ पर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होता है। दरअसल जब 3 मई 2017 को प्रियंका वापस ससुराल आई थी, तभी से उसको मारने पीटने का बहुत जो सिलसिला है वह उसके ससुराल में चल रहा था। कहीं ना कहीं जो उसकी सास थी माधुरी, उसने उसे रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया था और उसके लिए उसने दुर्गेश को हायर किया था। दुर्गेश को 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, जिसमें से 400 रुपए उसे एडवांस दिए गए थे और प्रियंका को रास्ते से हटाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब दिन 4 मई 2017 का आ जाता है। रात के समय जब प्रियंका अपने कमरे में सो रही थी तो दुर्गेश उनके घर आता है और दुर्गेश एक तकिए से उसका दम घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। इस दौरान जो सास, उसका ससुर और उसका पति है वह भी वहीं पर मौजूद थे और वो भी दुर्गेश की मदद करते हैं। उसके बाद दुर्गेश अपने एक साथी विशाल को बुलाता है जो ब्लैक कलर की स्ट्रो कार लेकर आता है, क्योंकि अब इन्हें प्रियंका की डेड बॉडी को भी ठिकाने लगाना था। ये जो विशाल नाम का लड़का होता है और जो दुर्गेश होता है, दोनों मिलकर प्रियंका के 11 टुकड़े करते हैं। उन टुकड़ों को अलग अलग पॉलिथीन में डालकर कहीं नाले में फेंक देते हैं तो कहीं जंगल में फेंक देते हैं। लेकिन जो धड़ वाला हिस्सा होता है वह अगले दिन यानी कि 6 मई 2017 को नाले में मिल जाता है और उसके कंधे पर जो टैटू था, उस टैटू की वजह से यह पूरा केस खुल जाता है। दुर्गेश और विशाल के बताए अनुसार पुलिस प्रियंका की डेड बॉडी के बाकी हिस्से भी बरामद कर लेती है। इस केस में मुख्य 5 लोगों को सस्पेक्ट बनाया जाता है, जिसमें प्रियंका का पति सिद्धेश शामिल होता है, उसका ससुर शामिल होता है, उसकी सास माधुरी शामिल होती है और साथ ही भाड़े के जो कातिल होते हैं जिसमें दुर्गेश और विशाल शामिल होते हैं। सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। अब जी ये जेल में है। ये केस अभी भी चल रहा है, लेकिन इस केस को देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि आप चाहे किसी से कितना भी सच्चा प्यार कर लो, अगर उसे आपकी जरूरत नहीं है तो वह ऐन वक्त पर आपका साथ छोड़ देगा। सिद्धेश ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने 3-4 साल तक जो प्रियंका है उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाए और जब उसे लगा कि शायद अब उससे दूरियां बनाने में ही फायदा है तो उसने उसका साथ छोड़ दिया। साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी गलती प्रियंका की भी है। जब उसे मालूम चल गया था कि उस जगह जाकर उसके साथ बुरा ही होने वाला है तो वहां पर उसे नहीं जाना था। आज की हमारी कोई भी जनरेशन अगर इस वीडियो को देख रही है तो मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि कभी भी किसी ऐसे रिलेशन में ना पड़े, किसी ऐसे रिश्ते को ना जोड़ें जहां पर जाते वक्त आपको खतरा महसूस हो, क्योंकि 2 पीछे कदम हटाकर आप अपने जीवन को बचा सकते हैं। बाकी आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की स्टोरी यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।